Hello, dear learners. Welcome to Brain Exercise. I'm Kavita, and today I will discuss about the Center-State Relations Part 2 from the Indian Polity M. Lakshmikant book. This book is very helpful for every competitive aspirants. फाइनेंशियल रिलेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12th में आर्टिकल 268 से 293 तक सेंटर एंड स्टेट्स के फाइनेंशियल रिलेशंस की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य प्रोविज़न भी हैं, जिसमें सबसे पहले है लोकेशन ऑफ टैक्सेसिंग पावर मीन्स कराधान शक्तियों का आवंटन। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर एंड स्टेट के बीच कई तरीकों से कर शक्तियों का आवंटन किया है, जिसमें सबसे पहले है पार्लियामेंट के पास यूनियन लिस्ट जिनकी संख्या 15 है के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। राज्य विधानमंडल के पास स्टेट लिस्ट जिसकी संख्या 20 है पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को कंकरेंट लिस्ट जो संख्या में 3 है पर कर निर्धारण का अधिकार है। कर निर्धारण की अवशेषी शक्ति संसद में निहित है। इस प्रोविज़न के तहत पार्लियामेंट ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है। इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। एग्जाम्पल के लिए आयकर की उगाही और एकत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी जो प्राप्तियां होती हैं वो केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स की कर निर्धारण शक्तियों पर कई पाबंदियां भी लगाई हैं, जिसमें सबसे पहले है विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर यह 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों पर 4 पाबंदियां हैं, जिसमें सबसे पहले है राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। दूसरा है आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। तीसरा है अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। चौथा है संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध। तीसरा है राज्य विधानमंडल बिजली की बिक्री व उसके उपभोग पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी बिजली की बिक्री या उपभोग पर कर नहीं लगाया जा सकता जो केंद्र द्वारा उपभोग की जाने वाली और केंद्र को बेची जाने वाली हो। दूसरा है रेलवे के किसी रखरखाव कार्य में उपभोग की जा रही हो या संबंधित रेलवे निर्माण में कार्यरत किसी केंद्रीय कंपनी को बेची जा रही हो। चौथा है राज्य विधानमंडल किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी धारा के विनियमन या विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है, बट ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व प्रेसिडेंट की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी क्या सहमति लेनी होगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज मीन्स कर राजस्व का वितरण। 80वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 तथा 88वें कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2003 द्वारा सेंटर एंड स्टेट के बीच कर राजस्व बंटवारे की प्लानिंग्स पे काफ़ी चेंजेस किया गया। 80वां संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्य को मिलना चाहिए। इसे अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया तथा यह पूर्वव्यापी 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आया। इस संशोधन से आयकर के साथ ही कई अन्य करों जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया। 88वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संविधान में एक नया आर्टिकल 268A जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित है। इसने केंद्र सूची में भी एक नया विषय प्रविष्ट 92C जोड़ा, सेवाओं पर कर। सेवा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसका संग्रहण राज्य करते हैं। इसके उपरांत इसका केंद्र एवं राज्यों के मध्य युक्तियुक्त बंटवारा होता है।
इन दो संशोधनों के उपरांत केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के बंटवारे का विभाजन निम्नानुसार होता है। इसमें सबसे पहले है केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, आर्टिकल 268। इस श्रेणी में कर एवं शुल्क आते हैं, जिनमें पहला है विनिमय पत्रों, चेकों, वादा नोटों, नीतियों, बीमा तथा शेयरों एवं अन्य के अंतरण पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क। सेकंड है औषधि एवं प्रसाधन की वस्तुएं जिनमें अल्कोहल एवं नारकोटिक्स शामिल हैं पर उत्पाद शुल्क। किसी राज्य से उगाही की गई इन शुल्कों की प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होती हैं, बल्कि उसी राज्य को दी जाती हैं। अब इसमें दूसरा है केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर, लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, ये आर्टिकल 268 का ए है। इसमें कहा गया है सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इनका संग्रहण एवं उपयोग केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर करते हैं। इनके संग्रहण एवं उपभोग संबंधी नियमों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। तीसरा है संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, आर्टिकल 269। इस श्रेणी में अग्रलिखित कर आते हैं, जिसमें सबसे पहले है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, एक्सेप्ट टू न्यूज़पेपर। दूसरा है माल या सामान के अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारेषण से संबंधित कर। इन करों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं बनती। इन्हें पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित नियमों अनुसार संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है। चौथा है संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर बंटवारे की उक्त व्यवस्था, आर्टिकल 270। इस श्रेणी में संघ सूची में उल्लेखित सभी कर और शुल्क आते हैं, जिसमें सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 268, 268A तथा 269 में उल्लेखित कर। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 271 में उल्लेखित कर। थर्ड है किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया कोई सेस। इन करों और शुल्कों की कुल प्राप्तियों के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुशंसित की जाती है। पांचवा है कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार, ये आर्टिकल 271 में है। इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए आर्टिकल 269 एवं 271 में उल्लेखित अधिभार लगा सकता है। ये सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं। अदर वर्ड्स में कहें तो राज्य को इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। छठा है राज्यों द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर। ये पूर्णतः राज्य के कर हैं। इनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है तथा इनकी संख्या 20 है। ये इस प्रकार हैं: भू राजस्व, कृषि आयकर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार, संपदा शुल्क। थर्ड है भूमि एवं भवनों, खनिज अधिकारों, पशु एवं नावें, सड़कों पर चलने वाले वाहन, विलासिता, मनोरंजन एवं जुए पर कर। चौथा है मानवीय उपयोग के लिए अल्कोहलिक लीकर और मादक पदार्थों पर उत्पाद शुल्क। पांचवा है सड़क परिवहन के माध्यम से राज्यों में प्रविष्ट होने वाली वस्तुओं पर लगने वाले कर, विज्ञापन सेवाएं, समाचार पत्र, बिजली की खपत या बिक्री और सड़क या जल मार्ग से जाने वाले यात्रियों पर लगने वाले कर। छठा है वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर, प्रति वर्ष 2500 रुपये से अधिक नहीं। सातवां है प्रति व्यक्ति कर। आठवां है पद कर। नौवां है बिक्री कर, समाचार पत्र को छोड़कर। 10वां है राज्य सूची में वर्णित विषयों से प्राप्त होने वाली फीस, न्यायालय की फीस को छोड़कर। अगला है गैर कर राजस्व का वितरण। इसमें सबसे पहले है केंद्र के गैर राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां निम्नलिखित से हैं। पहला है डाक एवं तार, दूसरा है रेलवे, तीसरा है बैंकिंग, चौथा है प्रसारण, पांचवा है सिक्के एवं मुद्रा, छठा है केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और सातवां है समय अवधि समाप्त होने पर उगाही। दूसरा है राज्य, जिसमें है गैर राजस्व कर के द्वारा राज्य को प्राप्त व्यापक स्रोत इस
तरह है सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, राज्य सार्वजनिक उपक्रम और सामान्य चूकने पर उगाही। नेक्स्ट है ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स मीन्स राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यों को केंद्र से सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हो। अनुदान दो प्रकार के होते हैं, पहला है विधिक अनुदान, दूसरा है विवेकाधीन अनुदान। अब हम पढ़ेंगे विधिक अनुदान। आर्टिकल 275 पार्लियामेंट को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह स्टेट्स को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए, यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है। यह राशि प्रत्येक वर्ग भारत की संचयी निधि पर भारित होती है। इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स में जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण तथा SC, ST बाहुल्य राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्य को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देता है। ऐसे राज्यों में असम भी सम्मिलित है। आर्टिकल 275 के अंतर्गत वर्णित यह अनुदान वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जाती है। दूसरा है विवेकाधीन अनुदान। यह आर्टिकल 282 संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रोविजंस के अंतर्गत केंद्र राज्य को अनुदान प्रदान करते हैं। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं है तथा यह पूर्णतः उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि इन अनुदानों के दो उद्देश्य होते हैं, योजनागत लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय योजना के लिए राज्य को प्रभावित करना। उल्लेखनीय है कि विवेकाधीन अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों को प्राप्त होने वाली सहायता का एक बड़ा हिस्सा होता है, विशेष तथा विधिक अनुदान की तुलना में। अन्य अनुदान संविधान एक अन्य तरह के अनुदान की भी व्यवस्था करता है, किंतु यह अल्प अवधि के लिए होता है। इस प्रकार जूट एवं जूट उत्पादों असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के लिए निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया था। यह अनुदान संविधान प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए किए गए थे। ये अनुदान भारत की संचयी निधि पर भारित थे तथा वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को उपलब्ध कराए गए थे। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, इट्स मीन्स वित्त आयोग। आर्टिकल 280 अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। यह निम्नलिखित मामलों पर प्रेसिडेंट को सिफारिश करता है। पहला है केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों का राज्यों के बीच हिस्सेदारी का निर्धारण। वे सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचयी निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कर। 1960 तक आयोग असम, बिहार, उड़ीसा एवं वेस्ट बंगाल के लिए जूट एवं जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के एवज में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले अनुदान के संबंध में सरकार को सुझाव देता था। कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन को देश में वित्तीय संघात्मकता के संतुलन चक्र के रूप में परिकल्पित करता है। यद्यपि गैर संवैधानिक गैर विधायी निकाय योजना आयोग के उद्भव के उपरांत केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में वित्त आयोग की भूमिका संकुचित हुई है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट्स इंटरेस्ट मीन्स राज्यों के हितों का संरक्षण। वित्तीय मामलों पर राज्य हितों की रक्षा के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि पार्लियामेंट सिर्फ प्रेसिडेंट की सिफारिश पर निम्नलिखित विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करे। ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो वह किसी कर या शुल्क को अध्यारोपित करे। दूसरा है ऐसा विधेयक जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी प्रयोजनों हेतु परिभाषित अभिव्यक्ति कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करे। तीसरा है ऐसा विधेयक जो राज्य में वितरित या वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करे। ऐसा विधेयक जो राज्य के प्रयोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार अध्यारोपित करे। कर या शुल्क जिसमें राज्य का हित हो। अभिव्यक्ति का अर्थ है कर या शुल्क जिसकी कुल प्राप्तियों का पूर्ण या कोई भाग किसी
राज्य को सौंपा जाता है, या शुल्क जहां कुल प्राप्तियों के संदर्भ में फिलहाल इस राशि को भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। कुल प्राप्तियां अभिव्यक्ति का अर्थ है संग्रहण की लागत को घटाकर प्राप्त हुई कर या शुल्क प्राप्तियां। किसी क्षेत्र में कर या शुल्क की कुल प्राप्तियों का निर्धारण और प्रमाणन भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, मीन्स कैग द्वारा। नेक्स्ट है बोरोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स, मीन्स केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण। कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर एंड स्टेट के कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रोविजन तय करता है, जिसमें सबसे पहले है केंद्र सरकार या तो भारत में या इसके बाहर से भारत की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकती है, लेकिन दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है। दूसरा है इसी तरह एक राज्य सरकार भारत में राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकता है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। तीसरा है केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है। ऋण के ऐसे प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी। चौथा है राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो या जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो। नेक्स्ट है इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिटीज, जिसका अर्थ है अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति। अन्य संघीय संविधानों के समान भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से उन्मुक्ति के नियम हैं। इस संबंध में निम्न प्रोविजन किए गए हैं। सबसे पहले है केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट। दूसरा है राज्य की परिसंपत्तियों या आय को केंद्रीय कर से छूट। आपातकाल के प्रभाव। केंद्र राज्य के बीच संबंध आपातकाल के दौरान बदल जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो राष्ट्रपति क्या है केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि प्रेसिडेंट या तो वित्त यंत्रण को कम कर सकता है या रोक सकता है। ऐसे परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं। अगला है वित्तीय आपातकाल, जब वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत लागू हो केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। पहला है वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन। दूसरा है राज्य की सेवा में लगे सभी वर्गों के लोगों के वेतन एवं भत्ते कम करे। और तीसरा है सभी धन विधेयकों या अन्य वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखे। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन, मीन्स केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियाँ। 1967 तक केंद्र राज्य संबंध व्यापक एवं सामान्य बने रहे क्योंकि केंद्र एवं ज्यादातर राज्यों में एक ही दल का शासन था। 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हार गई, जिससे केंद्र में उसकी स्थिति कमजोर हो गई। इससे केंद्र राज्य संबंध के राजनीतिक परिदृश्य में नया चेंज आया। राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों ने कई मसलों पर केंद्रीकरण का विरोध किया। उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया और ज़्यादा शक्तियाँ एवं वित्तीय स्रोतों की मांग की। इसने केंद्र राज्य संबंधों में टकराव व तनाव की स्थिति पैदा कर दी। नेक्स्ट है टेंशन एरियाज इन सेंटर स्टेट रिलेशन, मीन्स केंद्र राज्य संबंधों के तनाव संभावित क्षेत्र। जिन मुद्दों के कारण केंद्र एवं राज्यों के बीच तनाव व टकराव पैदा हुआ है वे हैं, पहला उसमें है राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का तरीका। दूसरा है राज्यपाल का पार्टीवादी व पक्षपातपूर्ण रवैया। तीसरा है पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना। चौथा है राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती। फिफ्थ है राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना। सिक्स है राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव। सेवेंथ है राज्य नीतियों के अनुपालन में राज्य योजना आयोग की भूमिका। आठवां है अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IPS एंड IFS का प्रबंधन। नाइन्थ है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग। 10th है मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति। 11th है केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी। एंड 12th है राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण। 1960 के दशक के मध्य से ही केंद्र राज्य संबंधों पर विचार किया जा रहा है। केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दों पर निम्नलिखित कार्य हुए हैं।
नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए MC सीतलवाड़ा के अधीन एक दल का गठन किया और अंतिम रिपोर्ट 1969 को केंद्र सरकार को सौंपी गई। इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। हम कुछ इसकी 22 सिफारिशों को तो नहीं जानेंगे, कुछ मुख्य सिफारिशों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन व प्रशासन में लंबा अनुभव हो। राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन और है राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएं ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम रहे। अनेक अनुरोध या अन्यथा पर ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती हो। नेक्स्ट है राजमन्नार कमेटी 1969। 1969 में तमिलनाडु सरकार DMK ने डॉक्टर VP राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के सुझाव देने हेतु 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने 1979 में तमिलनाडु सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने केंद्र की एकात्मकता की प्रवृत्ति की समीक्षा की। इसमें शामिल थे, पहला है संविधान के वे विशेष प्रावधान जो केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। दूसरा, केंद्र एवं राज्य दोनों में एकल पार्टी की सरकार। तीसरा है राज्यों को संसाधनों की होने वाली कमी एवं इसके कारण केंद्र की सहायता पर उनकी निर्भरता। चौथा है केंद्रीय नियोजन की संस्था एवं योजना आयोग की भूमिका। इस कमेटी की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार थी। जो सबसे पहले है, इसमें एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। दूसरा, योजना आयोग का स्थान एक सांविधिक निकाय द्वारा लिया जाए। तीसरा, वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए। चौथा, आर्टिकल 356, 357 एंड 365 राष्ट्रपति शासन से जो संबंधित हैं उनको क्या कर दिया जाए, एंड कर दिया जाए। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने का जो प्रोविज़न है उसे समाप्त कर दिया जाए। यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में हस्तांतरित कर दिया जाए। सातवां है जो राज्यों को अवशेषी शक्ति प्रदान की जाए। और आठवां, अखिल भारतीय सेवाओं जिसमें IS, IPS एंड IFS आते हैं उनको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजमन्नार कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। नेक्स्ट है आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973। 1973 में अकाली दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में हुई एक बैठक में राज्यों की धार्मिक एवं राजनीतिक मांगों के संबंध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेशी संबंध, संचार एवं मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषय राज्य को सौंप देने चाहिए। इसमें कहा गया कि संविधान को वास्तविक रूप में संघीय बनाया जाना चाहिए और केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान प्राधिकार और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब आता है वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977। पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक स्मरण पत्र या मेमोरेंडम प्रकाशित किया तथा उसे केंद्र सरकार को प्रेषित किया। इस स्मरण पत्र में अन्य बातों के साथ साथ निम्न सुझाव दिए गए, जिसमें पहला सुझाव था संविधान में उल्लेखित शब्द संघ की जगह संघीय शब्द रखा जाए। दूसरा, केंद्र सरकार का कार्य क्षेत्र रक्षा, विदेशी मामले, संचार एवं आर्थिक समन्वय तक ही सीमित रहना चाहिए। तीसरा, अन्य सभी मामलों पर राज्यों को शक्ति दी जाए। चौथा, आर्टिकल 356, 57 एंड 360 राष्ट्रपति शासन से जो रिलेटेड है उनको एंड कर दिया जाए। पांचवा है नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य बनाई जाए। छठा है केंद्र द्वारा प्राप्त राजस्व का 75% हिस्सा राज्य को दिया जाए। सातवां है राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की जाएं। सातवां है केवल केंद्र एवं राज्य सेवाएं होनी चाहिए तथा अखिल भारतीय सेवाओं का पूर्णतः एंड कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इस ज्ञापन में की गई मांगों को स्वीकार नहीं किया।
अगला है सहकारिता कमीशन 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सहकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग से कहा गया कि वो केंद्र और सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धति का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ढांचागत परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। इसने महसूस किया कि मूल रूप से संवैधानिक व्यवस्था और सिद्धांत रूप से मूल संस्थात्मक संरचना ठीक है, लेकिन इसने इस बात पर बल दिया कि रचनात्मक एवं कार्यात्मक स्तर पर परिवर्तन हो। इसने महसूस किया कि स्थायी संस्था मामले के मुकाबले में संघीयता सहयोगी क्रिया के लिए ज़्यादा क्रियात्मक व्यवस्था है। इसने इस मांग को पूर्णतः खारिज कर दिया कि केंद्र की शक्तियों में कटौती हो, बल्कि इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है, जिसे विखंडनी प्रवृत्तियों द्वारा चुनौती दी जा रही है। हालांकि उसने सशक्त केंद्र का मतलब यह नहीं बताया कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो। इसने यह भी पाया कि केंद्रों में शक्तियों के अधिक संकेंद्रण से निर्णय लेने का दबाव रहता है, जबकि राज्य निर्णय विहीन रहते हैं। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। इनमें से महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहली है, एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद हो जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाना चाहिए। इसकी स्थापना आर्टिकल 263 के तहत होनी चाहिए। इसमें सेकेंड है, आर्टिकल 356 को बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका तभी इस्तेमाल हो जब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाएं। तीसरा है, अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए और ऐसी ही कुछ सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। चौथा है, कराधान की शक्ति संसद में ही निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। पांचवा है, जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित करे तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए। छठा है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का नाम बदलकर इसे राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद किया जाना चाहिए। सातवां है, क्षेत्रीय परिषदें बनानी चाहिए और इन्हें संघीयता के मामले में प्रोत्साहित करना चाहिए। आठवां है, केंद्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए, यहाँ तक कि यह राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है, तथापि यह वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श किया जाए। नौवां है, कंकरेंट लिस्ट के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए। 10वां है, राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। 11वां है, निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्य के साथ निश्चित सीमा में बांटा जाना चाहिए। 12वां है, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता। 13वां है, राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के अतिरिक्त बाधित नहीं किया जाना चाहिए। 14वां है, बिना संसद की मांग के किसी राज्य मंत्री के खिलाफ जांच आयोग नहीं बैठाना चाहिए। 15वां है, केंद्र द्वारा आयकर पर अधिभार उगाही नहीं करनी चाहिए, सिवाय विशेष उद्देश्य और सीमित समय के लिए। 16वां है, योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच कार्यों का वर्तमान बंटवारा उचित एवं निरंतर होना चाहिए। 17वां है, त्रिभाषा फॉर्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। 18वां है, रेडियो एवं टेलीविज़न के लिए स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके कार्यों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। 19वां है, राज्यों के पुनर्गठन पर राज्यसभा की भूमिका एवं केंद्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। 20वां है, भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए। केंद्र सरकार सहकारिता आयोग की 247 में से सिफारिशों को क्या कर चुकी है, लागू कर चुकी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन है। नेक्स्ट है पुंची कमीशन 2007। अप्रैल 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले
गठित सहकारिता आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। इस आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार थे। आयोग को भारत के संविधान के अनुरूप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना था। आयोग को स्वस्थ परंपराओं शक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के विशेष आदेश तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य एवं उत्तरदायित्व, जिनमें शामिल थे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन उपबंध, वित्तीय संबंध, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, पंचायती राज संसाधनों का बंटवारा जैसे अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारा आदि के परिप्रेक्ष्य केंद्र सरकार को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी। आयोग को केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने, उनमें सुधार करने के लिए उचित सिफारिशें देनी थी। इस संबंध में क्या रुकावटें या कठिनाइयां हैं, इसके बारे में भी सरकार को बताना था। आयोग को यह देखना था कि पिछले वर्षों में देश में, विशेष रूप से पिछले 2 दशकों एवं संविधान की मंशा के अनुरूप सामाजिक एवं आर्थिक विकास की क्या स्थिति रही तथा इसे तीव्र करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों में आयोग को यह भी बताना था राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए लोगों के कल्याण हेतु अच्छे शासन को सुनिश्चित करने हेतु नई चुनौतियों का किस प्रकार सामना किया जाए और नई सहसाबिद के प्रारंभिक दशकों में गरीबी और असाक्षरता उन्मूलन द्वारा भावी परिस्थितियों के अनुरूप सतत और तीव्र आर्थिक वृद्धि कैसे प्राप्त की जाए। पुंची कमीशन ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। कुल 1456 पृष्ठों की रिपोर्ट को 7 खंडों में अंतिम रूप देने में आयोग को सहकार्य आयोग की रिपोर्ट, संविधान संचालन की समीक्षा के लिए गठित आयोग NCRWC की रिपोर्ट तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट से बहुत मदद मिली। हालांकि अनेक क्षेत्रों से आयोग की रिपोर्ट सहकार्य आयोग की अनुशंसाओं से मेल नहीं खाती थी। आयोग अपने विचारार्थ विषय के अंतर्गत उठाए गए मुद्दों की गहराई से जांच करने तथा संबंधित सभी पक्षों की सांगोपांग समीक्षा के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सहकारी संघवाद मीन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत की एकता, अखंडता तथा भविष्य में इसके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार सहकारी संघवाद का सिद्धांत भारतीय राजनीति एवं प्रशासन व्यवस्था के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शन का कार्य करता है। कुल मिलाकर 310 अनुशंसाएं की, जिनमें से कुछ केंद्र राज्य संबंधों का भी स्पर्श करती है। कुछ प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहले है लिस्ट 3 में वर्णित विषयों पर बने कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आने वाले विषयों पर पार्लियामेंट में विधायन प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति बने। दूसरा है राज्यों को सुपुर्द किए गए मामलों पर केंद्र को संसदीय सर्वोच्च स्थापित करने में अधिकतम संयम बरतना चाहिए। राज्य सूची तथा संवर्धित सूची को हस्तांतरित विषयों के मामले में राज्यों के प्रति लचीला रुख रखना बेहतर केंद्र राज्य संबंधों की पूंजी है। तीसरा है केंद्र को संवर्धित सूची के विषयों तथा परस्पर व्यापी क्षेत्र अधिकारों के संबंध में सिर्फ उन्हीं विषयों को हाथ में लेना चाहिए जो कि राष्ट्रीय हित में नीतियों की समरूपता के लिए नितांत आवश्यक हैं। चौथा है संवर्धित अथवा परस्पर व्यापी क्षेत्र अधिकार से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए अंतर्राज्यीय परिषद को सतत अंकेक्षण की भूमिका में रहना चाहिए। पांचवा है राष्ट्रपति द्वारा विधेयक लौटा दिए जाने की स्थिति में राज्य विधायिका के कार्य के लिए आर्टिकल 201 में निर्धारित 6 माह की अवधि को राष्ट्रपति के लिए भी राज्य विधेयक पर सहमति देने अथवा रोकने के संबंध में निश्चय करने के लिए भी प्रयोज्य बनाया जा सकता है। छठा है संसद को सूची 1 की प्रविष्टि 14 से संबंधित विषयों पर कानून बनाना चाहिए जिससे कि संलग्न पद्धतियों को प्रणालीबद्ध किया जा सके। इस बारे में शांति का उपयोग स्वाभाविक रूप से विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों की संघीय संरचना को देखते हुए निर्बाधा नहीं हो सकती। सातवां है संधियों एवं समझौतों के फलस्वरूप वित्तीय जिम्मेदारियों तथा राज्य की वित्तीय स्थिति पर इनके प्रभावों का ध्यान समय समय पर गठित किए जाने वाले वित्तीय आयोगों को रखना चाहिए। आठवां है राज्यपालों का चयन करते समय केंद्र सरकार को सहकार्य आयोग द्वारा अनुशासित निम्नलिखित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिसमें सबसे पहले उसे जीवन के किसी क्षेत्र में अग्रणी होना चाहिए, उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक असंबद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो कि राज्य की स्थानीय राजनीति से नज़दीकी तौर पर ना जुड़ा हो, उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी राजनीति में सामान्यतः बड़ी भूमिका न रही हो, विशेषकर हाल के अतीत में।
9वां है राज्यपालों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए और उनकी पदच्युति केंद्र सरकार की इच्छा पर भर से नहीं होनी चाहिए। 10वां है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो भी प्रक्रिया है आवश्यक परिवर्तन सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाने में प्रयुक्त होनी चाहिए। 11वां है आर्टिकल 163 राज्यपाल को ऐसा विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता कि वह मंत्री परिषद के विरुद्ध अथवा उसकी सलाह के बिना कार्य करे। वास्तव में विवेकाधिकार के उपयोग का दायरा सीमित है और इस सीमित दायरे में भी राज्यपाल का कार्य एक पक्षी अथवा अवास्तविक नहीं दिखना चाहिए। इसका कार्य विवेक द्वारा निर्देशित, ईमानदारी द्वारा प्रेरित तथा सतर्कता द्वारा संतुलित होना चाहिए। 12वीं सिफारिश है इसमें, किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वह इस पर सहमति दे अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ इसे सुरक्षित रखे। 13वां है, जहां त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका का प्रश्न है, यह आवश्यक है कि इस बारे में संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं। 14वां है, जहां तक किसी मुख्यमंत्री को हटाने का प्रश्न है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री को अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित करने के लिए बराबर कहते रहना चाहिए। इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। 15वां है, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर किसी राज्य मंत्री का अभियोग दर्ज कराने की सहमति देने का अधिकार होना चाहिए, यदि मंत्रिमंडल का निर्णय राज्यपाल की दृष्टि में उपलब्ध सामग्री को देखते हुए पूर्वाग्रह से प्रेरित प्रतीत होता है। 16वां है, राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने अथवा वैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। उसकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होनी चाहिए। 17वां है, जब किसी भारी आक्रमण अथवा आंतरिक अव्यवस्था के कारण राज्य प्रशासन पंगु हो जाता है और इससे राज्य का संवैधानिक तंत्र ठप पड़ जाता है, तब अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ को अपने सर्वोपरि उत्तरदायित्व के निर्वहन के तहत सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करते हुए स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। साथ ही आर्टिकल 356 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता को दुरुस्त करने तक ही सीमित रखना चाहिए। 18वां है, जहां तक संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रश्न है, SR बम्बई बनाम भारतीय संघ 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दिए गए नए दिशा निर्देश को शामिल करते हुए उपयुक्त संशोधन किए जाने की जरूरत है। इससे राज्यों के मामले में संभावित संदेह एवं आशंका का निराकरण हो सकेगा, जिससे कि केंद्र राज्य संबंध को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार इसकी अन्य अनुशंसाएं भी थी और आयोग की रिपोर्ट सभी हितधारकों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल, संबंधित विभागों आदि को उनकी सुविचारित दृष्टिकोण के लिए भेजी गई थी। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त टिप्पणियों का इंटर स्टेट काउंसिल द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। Thank you for watching this video.